हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ईथर्स का नामकरण कैसे किया जाता है, दैट मींस नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ईथर के कंपाउंड्स का। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब जानते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। तो ईथर्स जो है जनरली तीन तरह का आइसोमेरिज्म दिखाता है, एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तीसरा मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो भी मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होंगे यानी जो प्रिंसिपल चेन होगा यानी लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगा उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी किसी चीज में परिवर्तन नहीं कर सकते। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या अंतर होगा, तो फंक्शनल ग्रुप में अंतर होने के कारण आइसोमर बनता है, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप में परिवर्तन होता है कि ईथर में दो अल्काइल ग्रुप होता है, तो अल्काइल ग्रुप में परिवर्तन होने के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। लेकिन यह ध्यान रखना है कोई भी आइसोमेरिज्म हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो दिया रहेगा। जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला दिया है C5H12 ऑक्सीजन, C5H12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इसका चेन आइसोमेरिज्म बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, पहला CH3 ऑक्सीजन CH2 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 CH3। अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करोगे तो यही होगा, है ना। अब इसमें देखो एक साइड एक कार्बन और उधर कितना कार्बन है, 4 कार्बन। अब कोई बोल सकता था कि सर अगर हम लोग इधर 2 कार्बन लिख लेते हैं इधर 3 लिख देते, तो नहीं, वैसा नहीं करना है ना। सिर्फ चेन में परिवर्तन करना है और कोई चीज में नहीं। इसी तरह से इसका बनेगा तो चेन में परिवर्तन होगा, अन्यथा चेन में परिवर्तन नहीं हो सकता है, यह ध्यान में रखना। तो जैसे हम लोग CH3 इसमें पुट किए और ऑक्सीजन, तो मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त हुआ 4 कार्बन का। और चेन आइसोमेरिज्म में परिवर्तन किस में होता है, चेन में परिवर्तन होता है। तो इसी लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग को परिवर्तन करने से जो अन्य स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे उसी को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, इस चेन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यह हो गया, और इस चेन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोगों को 3 चेन आइसोमेरिज्म प्राप्त होता है, यानी चेन में परिवर्तन के कारण 3 कंपाउंड हम लोग जो बना सकते हैं, जिसको यानी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का चेन 3 आइसोमेरिज्म होता है, 3 चेन आइसोमेरिज्म होगा। अब कोई बोलेगा सर कि अगर इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मेटामेरिज्म में कि उस तरह के आइसोमर को मेटामेरिज्म कहते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ऑक्सीजन के दोनों तरफ अंतर करे तो, है ना। उसके बाद दूसरा आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नाम में जुड़ा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई अंतर ना हो। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 ऑक्सीजन, इसमें 2 तरह से फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड बना सकते हैं, एक तो ये CH3 ऑक्सीजन CH3, एक CH3 CH2OH। अगर देखोगे दोनों में 2 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, दोनों में 1 ऑक्सीजन है, तो एक तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल का, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म यह 2 तरह से दिखाता है। उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ऑक्सीजन के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप है उसमें परिवर्तन हो सकता है ना, दोनों साइड परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर हम लोग बनाए, एक पहला स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। देखो CH3 एक है लेफ्ट साइड में और इधर 3 कार्बन, इधर फिर से 2 कार्बन कर दिए, इधर भी 2 कार्बन कर दिए, है ना। तो अगर अल्काइल ग्रुप में परिवर्तन के कारण बनता है अन्य कंपाउंड तो उसको हम लोग फंक्शनल ना कहकर मेटा आइसोमेरिज्म कहते हैं और ना ही चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, सिर्फ मेटामेरिज्म कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ईथर्स का प्रिपरेशन। ईथर्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो ईथर्स का प्रिपरेशन का जितना भी मेथड लिखे तीनों हम लोग हेलो अल्केन्स में और हेलो एरिन्स में पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला है बाय विलियमसन सिंथेसिस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस हम लोग हेलो अल्केन में पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं इसमें कि जब अल्काइल हैलाइड कौन सा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यह ध्यान में रखना है, सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का प्रयोग करेंगे। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री का प्रयोग करते हैं तो अल्कीन का निर्माण होता है ना, इसलिए सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं इसका NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है RH में से X और NaOR में से Na बन जाता है NaX, यानी सोडियम हैलाइड। क्या बचा, ROR डैश बचा, ROR, ठीक इसी को तो बोलते हैं ईथर का कंपाउंड। तो सिंपल मेथड है विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनाने का। नोट में कुछ बातें लिखा हुआ है
कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को NaOR यानी कि इसका नाम है सोडियम अल्कोक्साइड, तो सोडियम मिथॉक्साइड, क्या नाम है, सोडियम मिथॉक्साइड अभी भी है। तो अगर हम लोग चाहे कि सर क्या इसमें अगर बेंजीन रख के अभिक्रिया करवाए तो होगा, तो नहीं होगा। अगर चाह रहा होगा कि सर इसमें से Cl इसमें Na बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा कंपाउंड, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो दिखता है वैसा नहीं होता है ना। अभिक्रिया इसमें होता ही नहीं है, भले बोर्ड में लिख दिए तो लगेगा कि नहीं सर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो कुछ होता ही नहीं है अभिक्रिया। लेकिन अगर यही ऑपोजिट कर दे कि CH3Cl कर दे, है ना, तो यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, यही तो लिखे थे, सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वह अन्य 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री हो जाएगा, जबकि यह 1 डिग्री। जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तभी ईथर बनेगा, जैसा कि यहाँ पर है। CH3Cl को अभिक्रिया कराओ तो यहाँ पर बेंजीन रख दो, बेंजीन ONA यानी NaO बेंजीन, इसमें अब अभिक्रिया होगा कैसे, इसका Cl और इसका Na क्या बना लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, NaCl, माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, माइनस सोडियम क्लोराइड, क्या बचा, बेंजीन बचा, ऑक्सीजन बचा, CH3 बचा, बेंजीन ऑक्सीजन CH3, ईथर बन गया, है ना। तो यह ध्यान में रखना है, एग्जाम में यह दोनों पूछ चुका है, इसमें अभिक्रिया नहीं होगा जबकि इसमें अभिक्रिया होता है, क्योंकि अल्काइल इसमें मेरा 1 डिग्री है जबकि इसमें 2 डिग्री है, ध्यान में रखना है। दूसरा प्रिपरेशन का मेथड है बाय यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करके ईथर बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करके अल्कोहल बना सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। मोस्ट का प्रयोग करेंगे अल्कोहल बनेगा, ड्राई का प्रयोग करेंगे ईथर बनेगा। कैसे, जब इसमें 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसलिए RX RL दोनों RX सेम होना चाहिए, यह ध्यान में रखना, दोनों RX सेम होना चाहिए। तो जब 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, दोनों अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजन ग्रुप और 2 को सिल्वर बना लेता है, 2 मोल ऑफ सिल्वर हैलाइड, क्या बचा, R बचा, O बचा, R बचा, जुड़ गया, बन गया ईथर, है ना। तीसरा मेथड है फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल सब लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, किस प्रीवियस वीडियो में, हेलो अल्केन नहीं, अल्कोहल में हम लोग देखे थे, जब अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें क्या होता है कि जब 2 मोल ऑफ सेम अल्कोहल यानी अगर CH3OH है तो दूसरा भी CH3OH, है ना, तो ROH और ये ROH दोनों सेम होना चाहिए। जब सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हीट करते हैं, टेम्परेचर इसमें महत्वपूर्ण है, 140 डिग्री सेल्सियस होगा तो ईथर बनेगा, 160 हो जाएगा तो अल्कीन बन जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो 140 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म करते हैं तो दोनों अल्कोहल आपस में वाटर बना लेता है इस तरह से और बन जाता है ईथर, ROR, ईथर बन गया प्लस H2। अगला है इसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं ईथर का वह कलरलेस होता है और स्वीट स्मेलिंग गैस होता है, कलरलेस यानी कि रंगीन और मिठास भरी सुगंध आती है उससे। दूसरा है हायर मेंबर जो ईथर्स का होता है वह भी रंगीन होता है लेकिन स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, वो जो है द्रव के फॉर्म में होता है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो लोअर देन अल्कोहल्स, अल्कोहल से कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वह सिर्फ लोअर मेंबर ऑफ ईथर्स ही बना सकते हैं, हायर मेंबर जो है सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। लोअर मेंबर जो है सो ईथर का सोल्यूबल इन वाटर है। क्यों, अभी मैंने कहा कि लोअर मेंबर ईथर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हायर मेंबर नहीं बनाते। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वही वाटर में घुलनशील होंगे, वरना घुलनशील नहीं होंगे, है ना। उसके बाद है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। क्या क्या रासायनिक गुण शो करता है तो देखते हैं। पहला है ईथर का रासायनिक गुण जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप पुट कर सकते हो, है ना। जनरल वाला याद रखोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग ईथर को अभिक्रिया करवाते हैं एसिड के साथ, एसिड यानी H+, तो यह जो H+ ऑक्सीजन में अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से, ROR और O में H+ जुड़ जाता है। अगर HNO3 रहता, अगर यहाँ पर क्या रहता HNO3, तो H तो जुड़ेगा इसमें ही और NO3 हो जाएगा बाहर में, NO3 हो जाएगा बाहर में कुछ इस तरह से, यह ध्यान में रखना है। अगर HCl रहता, Cl बाहर हो जाता, अगर H2SO4 रहता तो इसको 2 बार लेते हैं, SO4- बाहर हो जाता, डबल माइनस होता है। तो जब हम लोग एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन में जाके H+ जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया जिसके कारण से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं एडक्ट यानी एडिशन वाला प्रोडक्ट। तो दूसरा है BF3 भी लेविस एसिड है, लॉन पेयर रखने वाला जो है सो मॉलिक्यूल है, इसको जो कि दूसरे को क्या कर सकता है, किसी दूसरे से लोन पेयर ले सकता है, जिसके लिए यह लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो किसी दूसरे से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है ना।
और ईथर के पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है जो कि डोनेट कर सकता है, या बेस के जैसा बिहेव करता है या एसिड के जैसा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि बेस और एसिड आपस में विक्रिया करके साल्ट बनाता है, वही हुआ। ऑक्सीजन अपना देखोगे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, BF3 को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसको भी बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में एडक्ट बोला जाता है ना। तीसरा है ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन। वायु में अगर इसको छोड़ दिया जाए खुला तो वायु के साथ यह अभिक्रिया कर लेता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। ऑक्सीजन को भी अपना एक लोन पेयर डोनेट करके और एडक्ट बना लेता है, एडिशन वाला प्रोडक्ट। दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, जब ईथर को PCl5 से ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं? PCl5 से, तो इस तरह से अभिक्रिया होता है। देखोगे P में कितना Cl है? 5 तो PCl2 एक Cl3 कितना हो गया, इस तरह से PCl3 एक R और एक Cl बना लिया, RCl एक R और एक Cl बना लिया, फिर से RCl, 2 मोल ऑफ RCl, P बचा, O बचा, Cl3 बचा, क्या बन गया? POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इस तरह से अभिक्रिया होता है ना, PCl5 के साथ, यानी ईथर से भी हेलो अल्केन का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अगर ईथर को हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ अभिक्रिया, तो इस तरह से होता है। यहाँ पर H2O को लिख सकते हैं हम लोग HOH, कुछ इस तरह से कैसे होगा अभिक्रिया, तो RO और इसका H क्या बना लेगा, ROH, एक बार बन गया, यहाँ पर एक R बचा, यहाँ पर OH बचा, तो 2 बार ROH बन जाएगा, है नहीं, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तीसरा रासायनिक गुण है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, HCl HBr HI, X के जगह पर क्या होता है, तो जो है सो दोनों R में से एक R X के साथ अभिक्रिया करके हेलो अल्केन बना लेता है, जबकि ROH के साथ मिलकर अल्कोहल बना लेता है। उसी तरह से अगर हम लोग जो है सो ईथर का अभिक्रिया करवाएं HX के साथ, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रहे, तो इस तरह से होगा। बेंजीन में जो ऑक्सीजन होता है वह जो है सो फेनॉल बनाता है, जबकि R जो उपस्थित अल्काइल ग्रुप वह हेलो अल्केन बनाता है, और यह एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, ध्यान में रखना। और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यह क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें, कौन वाला हेलो अल्केन बनाएगा और कौन सा अल्कोहल बनाएगा, इस तरह से। यह मेरा है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है। इसको जब हम लोग HI से ट्रीट कराते हैं, तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप वाला है वो ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बनाता है, CH3OH लिखा गया है, और बाकी जो बड़ा टर्सरी ब्यूटाइल है वह आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना लेता है ना। यह रिएक्शन पूछा जा चुका है कई बार, ध्यान में रखना। आखिरी है, देखते हैं अगला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो वह हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का एडिशन, किसमें, तो बेंजीन वाला ईथर, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोल, या तो मिथाइल फेनाइल ईथर भी बोलते हैं, या तो एनिसोल भी बोलते हैं कॉमन नेम में। इसको जब Br2 के साथ एडिशन करवाते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट का प्रयोग होता है CH3COOH, CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड या तो इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। जब Br2 के साथ इसको अभिक्रिया करवाते हैं, या तो दो पोजीशन में अभिक्रिया करता है, एक बार तो ऑर्थो में, एक बार पारा में। अगर ऑर्थो के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो HBr एक बार बनेगा, लिख सकते हैं HBr, अगर ऑर्थो के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करें, और एक बार अगर पारा वाले हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करें, अगर यहाँ एक बार यहाँ का जो हाइड्रोजन यहाँ से अभिक्रिया करे तो फिर से बनाएगा यहाँ HBr, तो यहाँ पर 2 बार HBr बनाएगा, यानी कि Br2 को यहाँ पर कितना बार लेना पड़ेगा, 2 बार। तो एक बार पारा में, एक बार ऑर्थो में, बन गया कंपाउंड। इसका क्या नाम है, पारा ब्रोमो एनिसोल, इसका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। पारा वाला मेजर होगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट होता है। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन दोनों यह शो करता है ना। क्या होता है अल्काइलेशन एसाइलेशन में, 2 मोल लेंगे एनिसोल, 2 मोल लेंगे अल्काइल हैलाइड। कहां पर प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो में बनेगा, एक बार पारा में, है ना। यह हम लोग रिएक्शन कई बार देख चुके हैं, अल्कोहल में भी देखे, फेनॉल में भी देखे, और अब ईथर में भी देख रहे हैं। और जब आगे बढ़ेंगे आगे यूनिट्स में, उसमें भी आएगा, प्रोडक्ट सेम बनता है। बस ध्यान रखना है कि किसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है, बेंजीन का हो रहा है कि हेलोजन का हो रहा है कि फेनॉल का हो रहा है कि आपका जो है ईथर का हो रहा है। सब में आपका 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो और एक पारा। इसमें अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप एक बार ऑर्थो में जुड़ता है, एक बार पारा में। अल्काइल ग्रुप CH3 है, एक बार ऑर्थो में जुड़ेगा, एक बार पारा में जुड़ेगा, है ना, और पारा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा।
इसी तरह एसाइलेशन में होता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जो है सो एक बार ऑर्थो में जुड़ता है और एक बार para में जुड़ता है। एसाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड को एसाइल ग्रुप कहते हैं, एक बार ऑर्थो में जुड़ता है एक बार para में। para वाला मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। और जो साइड में जो प्रोडक्ट निकलता है इसमें 2HCl, क्या निकलेगा 2HCl, इसमें भी माइनस में निकलेगा 2HCl, क्योंकि 2 Cl और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन 2HCl। सेम इसमें एक ऑर्थो एक para हाइड्रोजन और 2 Cl, 2HCl बाहर निकलेगा। और लास्ट रिएक्शन ईथर का नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और इसको अभिक्रिया करवाते हैं ईथर के एमिसोल के साथ। सेम अभिक्रिया होगा, कहां पर जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो के हाइड्रोजन एक बार para का हाइड्रोजन से यह कंपाउंड बनाता है। और NO जब हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या जुड़ता है, NO2 का ग्रुप जुड़ता है। क्यों, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। दो बार लेंगे OHO N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यह OH एक बार ऑर्थो हाइड्रोजन एक बार para हाइड्रोजन के साथ दो बार H2O बनाता है, लिख सकते हैं -2H2। अगर OH बाहर निकलेगा सिर्फ NO2 बचेगा, तो एक बार NO2 ऑर्थो में एक बार NO2 para में। तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन अभिक्रिया एनोसोल का, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट एक बार para प्रोडक्ट। ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होता है हमेशा, और para प्रोडक्ट जो है हमेशा मेजर, क्योंकि para वाला जो है सो हायर अमाउंट में बनता है, यह ध्यान में रखना है ना। तो यह मेरा जो है सो ऑर्गेनिक क्लास 12 का सेकंड यूनिट समाप्त होता है, जिसका नाम था अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर, है ना।